हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स डेली। ये है हमारा लेक्चर 2 एनवायरनमेंट का। लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैंने टर्म्स बता दिए थे बेसिक, जैसे नीचे को बताया था, हैबिटेट बताया था, बाकी और भी टर्म्स मैंने डिस्कस किए थे। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। अब देखो, लेक्चर का जो फ्लो रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा, ताकि मैं तुम्हें चीज़ों को समझा सकूँ, ताकि तुम्हें यहीं पर सारा याद हो जाए, तुम्हें बाद में मेहनत ना करना पड़े। और जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा चीज़ें, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये PDF में जो भी लिखा है वो तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये जो PDF है ये PMFIS की बुक का है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है, मैंने पहले बता रखा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, इसको समझते हैं पहले। अब देखो, ये जैसे मान लो हमारा लैंड है, ठीक। अब बेसिक ड्राइंग बना रहा हूँ बचपन वाली। ये हो गया हमारा ट्री, यहाँ मान लो सनलाइट है, ठीक। सनलाइट हो गई, यहाँ पे एयर हो गया। अब देखो, इस ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर, ठीक। और एयर से ही क्या लेगा, एयर से ही लेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं हमारे C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक। अब ये बेसिकली होता है हमारा ग्लूकोज। अब देखो, अगर तुमने मान लो कि केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला में याद नहीं करना है, बट तुम्हें बस इतना समझना है कि ग्लूकोज बनता है इसमें, ठीक। अब ग्लूकोज क्या होता है, बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। ये तब तो तुम्हें पता ही होगा ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह एनर्जी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि देखो, सनलाइट हमारा क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। H2O क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अब देखो, कुछ चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक और कुछ चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक, इतना तो बेसिकली तुम्हें पता ही होगा। अब देखो, कॉमनली हम मान लेते हैं कि जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक, ठीक। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको लग रहा होगा कि देखो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ बता दी मैंने, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है केमिस्ट्री वगैरह का, तो उनके लिए तो इतना ही बहुत है ना, CH बॉन्ड में जिसमें प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक है। तो इसमें देखो, CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, ठीक। तो जो ऑर्गेनिक नहीं होता है उसको मान लिया इनऑर्गेनिक है। तो जैसे H2O हमारा इनऑर्गेनिक हो गया, अब CO2 हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। तो देखो, यहाँ मैंने बता ही दिया था कि एबायोटिक कंपोनेंट है ये, सनलाइट और एयर। और देखो, एबायोटिक कंपोनेंट में दूसरा क्या आ गया हमारा, ये आ गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक। और ये जो हो गया हमारा, ये फिजिकल सब्सटेंसेस हो गए, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है ना। और ये जो ग्लूकोज है, अब देखो इसमें C और H बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। तो देखो, इनऑर्गेनिक चीज़ें मिली और फॉर्मेशन क्या हुआ, ऑर्गेनिक चीज़ का। तो पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तीनों चीज़ कवर हो गई। अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या दे रखा है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर को भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक में देखो, वाटर, ऑक्सीजन, O2, CO2, ठीक। जो कि इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे O2 रिलीज होती है, यही तो हम लेते हैं बाद में रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मैंने क्या बताया कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया किसने, अब प्लांट को कौन खाएगा, डियर वगैरह खाएगा। अब डियर क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स वगैरह बनाएगा उससे। लिपिड्स बेसिकली हम फैट को रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया, दो कुछ लोगों को बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट देखो इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ समझना, ठीक है। तो मेरा काम है तुम्हें ईजिली समझा देना सब कुछ। अब आते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट में। अब देखो, ये जो कॉम्पोनेंट है हमारे लिए, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर कंट्रोल कर सकते हो नहीं, ये तो नेचुरली अकर कर रहा है, बट हमारे लिए ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे प्रेडेटर्स वगैरह होंगे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह हम चलाते क्यों हैं, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए। तो जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स को समझेंगे, उनके इंटरेक्शन को समझेंगे, तभी तो हम उन्हें प्रिजर्व कर पाएंगे। इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। अब देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो ये समझते हैं। अब देखो, प्रोड्यूसर्स क्या हुए हमारे, प्रोड्यूसर्स बेसिकली ऐसे लोग
जो खाने को बना रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज मैंने बताया था, ग्लूकोज कौन बना रहा था? ट्री बना रहा था, तो वो हमारा हो गया प्रोड्यूसर। ठीक, अब इसको कोई खाएगा भी, वो कौन खाएगा? कंज्यूमर। ठीक, अब मान लो इस केस में क्या हुआ कि ग्रास है मान लो, तो ग्रास में भी क्या है? ग्रास में भी देखो ग्रास में भी देखो क्लोरोफिल होता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? इसने खाना बनाया। अब इसको कौन कंज्यूम करेगा? डियर कंज्यूम करेगा। तो डियर क्या हो गया? हमारा कंज्यूमर हो गया। ठीक, अब डियर कंज्यूम करने के बाद डियर की बॉडी से कुछ वेस्ट निकलेगा, या एक्सक्रीटा बोल लो, वो निकलेगा। ऑल्सो डियर डेड भी हो सकता है, मर गया। अब अगर ये मर गया तो अब कौन काम करेगा इस पर? अब इस पर काम करेंगे हमारे डिकम्पोजर्स। ठीक, तो ये हमारे आ गए बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अब थोड़ा और ब्रॉडली समझते हैं इसको। देखो ऐसे ये मान लो हम पिरामिड बना दिया हमने एक। अब देखो यूजुअली हम रिप्रेजेंटेशन पिरामिड के फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि देखो तुम पॉपुलेशन वाला भी चीज़ में पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो उसमें भी देखोगे तो ऐसे पिरामिड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें चेंजेस दिखाना बहुत ईजी है। कोई चीज़ अगर बहुत प्रोग्रेसिवली चेंज हो रही है ना, तो इससे रिप्रेजेंट करना उसे ईजी हो जाता है, क्योंकि देखो ऊपर क्या होता है? थिन होता जाता है और नीचे से बहुत ब्रॉड हो जाता है। इसलिए हम पिरामिड का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। ठीक, तो अब देखो एक फूड चेन बता देता हूँ। अब फूड चेन तुमने पढ़ा ही होगा, एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा। बेसिकली जो मैंने बताया ना अभी कि प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया, फिर डिकम्पोजर हो गया, तो ये बेसिकली एक फूड चेन बन गई। ठीक, कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो देखो फूड की एक चेन बन गई। अब देखो थोड़ा और समझते हैं इसे। अब देखो ये मान लो हमारा एक फूड चेन हो गया। अरे क्या बन गया? ये मान लो मैंने एक फूड चेन बना ली। ठीक, अब देखो इसको मैंने बोल दिया ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक, ये हो गई हमारी सेकंड, ये थर्ड होगी। तो ये बेसिकली मान लो ग्रास है, ये ग्रो कर रही है, उसके ऊपर हमारा डियर है, और डियर के ऊपर हमारा आ गया टाइगर। अब देखो टाइगर तो एपेक्स प्रेडेटर हो गया, तो अब टाइगर के ऊपर कुछ नहीं है, बट मान लो कि यहीं तक है। ठीक, तो ये हो गई हमारी ट्रॉफिक लेवल 1, ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 2, ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 3। ठीक, अब ये जो हो गए हमारे ग्रास, ये क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर कैसे? प्रोड्यूसर को किसने खाया? डियर ने खाया। अब डियर को किसने खाया? टाइगर ने खाया। तो देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन खाना बना कौन रहा है? नीचे ग्रास ही तो बना रही है। ठीक, अब फिर से देखते हैं उसे। देखो अब दूसरा इकोसिस्टम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ग्रास है, इसके ऊपर हमारा आ गया ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर हमारा आएगा, मान लो फ्रॉग आ गया। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। अब फ्रॉग को मान लो स्नेक ने खा लिया। अब स्नेक को किसने खा लिया? काइट ने खा लिया। ठीक, अब इसमें देखो कि ये है हमारा प्रोड्यूसर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, बाकी जो बचते हैं, जो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक, तो एक ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। और एक और क्लासिफिकेशन होता है हर्बीवोर, कार्निवोर। देखो अब ये तो देखो हमारा प्रोड्यूसर ही है। इसको किसने खाया? जो ग्रास वगैरह खाता हो, या फिर जो मान लो वेजिटेरियन डाइट पे है, अगर कॉमनली हम रेफ़र करें तो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर। तो जो हमारा डियर था पिछले इस वाले में, वो क्या हो गया? हर्बीवोर हो गया। लेकिन जो हर्बीवोर को खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर बोलेंगे। ये टर्म्स हैं। ठीक, अब मान लो ये टाइगर है, इसको भी कोई खा जाए तो वो भी कार्निवोर ही हो गया। ठीक, लेकिन जो ग्रास वगैरह खा रहा है, या फिर मान लो पत्ते खा रहा है, जैसे एलिफेंट्स हो गए, बैम्बू वगैरह खाते हैं, तो ये क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। अब इसके अलावा भी दो चीज़ें और हैं जो मैंने बताया था उसमें। देखो ये अगर हमारा ग्रास है तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। ठीक, अब ग्रास को खाया मेरे डियर ने, तो अगर डियर जो है वो क्या हो गया? वो कंज्यूमर हो गया। इसको हम
प्राइमरी कंज्यूमर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और भी कंज्यूमर है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या होगा? थर्ड टर्शरी कंज्यूमर। उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक, जो हमारा डियर है इसको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ग्रास में क्या हो रहा था, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन जब ये डियर में जाता है तो मोस्टली क्या बचता है? डियर, प्रोटीन बचता है डियर के अंदर। तुम्हें पता होगा कि मीट के अंदर प्रोटीन बहुत होता है ना, तो क्या होता है? प्रोटीन हो गया टोटल। अब इसके ऊपर तुम देखोगे ना, जितने भी ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जा रहे हो सब में प्रोटीन ही जा रहा है। ठीक, ऑल्सो ऐसे ऊपर जाते जाते क्या होता है, एक रूल है उसके हिसाब से क्या होता है कि 10% एनर्जी जो है उतनी ही बचती है। जैसे नीचे अगर 100% थी तो अब उसका 10% बचेगी आगे, मतलब 10 बचेगी, उसका 10% मतलब 1% बचेगी। ठीक, अब तुम्हें क्या बता रहा था? हाँ, कि जो डियर है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ग्रास ने प्राइमरली प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन ऊपर जो हमारा टाइगर बैठा है उसके लिए डियर एक प्रोड्यूसर की तरह ही तो हो गया। तो ग्रास हमारी होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर और डियर हो गया हमारा सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने ब्रॉडली ये बता दिया। मोस्टली तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहाँ पे आते हैं, ये तुम्हें ज़रूर याद रखना है। ठीक, तो देखो ये सब जो चीज़ें थी ये पूरी टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे चल रहा था। टेरेस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? लैंड वाले सिस्टम पे। अब हम आ जाते हैं मरीन इको सिस्टम में। मरीन इको सिस्टम में अब देखो ये कैसे डिफरेंट है। मान लो ये है हमारा मरीन सिस्टम। अब इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? उसको बोलते हैं हम प्लैंकटन या फिर फाइटोप्लैंकटन भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है फ्लैजिला, डायटम्स ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, एल्गी। बेसिकली प्लैंकटन्स होते क्या है? ये माइक्रो एल्गी होते हैं, मतलब बहुत छोटे से एल्गी ही होते हैं। अब तुम्हें पता होगा कि एल्गी जो होते हैं इनमें मोस्टली क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए तुम्हें प्रेजेंट कहाँ होना पड़ेगा? ऊपर सरफेस पे, क्योंकि कुछ बॉटम के पास कुछ डेप्थ के बाद क्या होता है, लाइट जो होती है ऊपर से नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ पे भी लाइट आ रही है ना वहीं पे तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, क्योंकि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, तो ये जो होते हैं फ्लैजिला, डायटम्स या फिर एल्गे, ये सब केपेबल होते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो फ्लैजिला बता देता हूँ यहीं पे, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है बट बता देता हूँ। देखो फ्लैजिला में क्या होता है, इसके पीछे थोड़ी ऐसे पूंछ टाइप की होती है। ठीक, तो ये क्या करता है, ऊपर ही रहता है यहाँ पे। जैसे ये अगर वाटर बॉडी है, रुको यार, अगर ये वाटर बॉडी है तो ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन क्या कर सकता है, इसके पास एक पूंछ जैसी है तो ये क्या कर सकता है, खुद घूम सकता है इधर उधर। लेकिन जो डाई एटम्स होते हैं इनके पास ये पूंछ नहीं होती है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ओशियन करेंट्स जो बहते हैं या फिर मान लो वेव की तरफ, वेव जा रही है इधर से, तो उसके साथ फ्लो करते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने बता दिया कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने देख लिया, अब उसके ऊपर वाले देख लेते हैं। तो देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया हमारा फाइटो प्लैंकटन या फिर प्लैंकटन भी बोल सकते हो। ठीक, अब इनको जो ईट करते हैं वो होते हैं जू प्लैंकटन। अब याद कैसे रखना है डिफरेंस, कि प्लैंकटन तो देखो दोनों में ही आ रहा है, जू लिखा है, जू का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनिमल मिलते हैं। तो ये याद रख लो, जो फाइटोप्लैंकटन या प्लैंकटन को ईट करेगा वो क्या होगा, जू प्लैंकटन होगा। अब इनको कौन ईट करता है? इनको ईट करते हैं क्रस्टेशियंस। बेसिकली तुम बायोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे क्रस्टेशियन स्टफ, जिनके पास शेल वेल जैसे होता है, जैसे हमारे क्या होते हैं क्रैब्स वगैरह हो गए। ठीक, अब इनको कौन ईट करता है? इनको एक छोटी मछलियाँ ईट करती हैं, स्मॉल फिश, या फिर एक स्मॉल फिश जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका था वो होती है हेरिंग। ठीक, तो एक कॉमन एग्जाम्पल होता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, हेरिंग आती है। अब इनको कौन ईट करेगा? बड़ी मछलियाँ ईट करेंगी, बिग फिश ईट करेंगी। अब देखो ये सिर्फ मैंने एक तुम्हें फूड चेन बताई है, अब बहुत सी ऐसी अलग अलग फूड चेन भी हो सकती हैं। जैसे मान लो कुछ क्रस्टेशियन को डायरेक्ट, कुछ मान लो स्क्विड्स हो गई या फिर स्नेल फिश हो गई, वो ईट कर ले डायरेक्ट।
तो चेंज भी हो सकता है। ठीक, ये बस एक तुम्हें आइडिया देने के लिए बताया है। ठीक है, अब देखो ओमनीवोरस रह गया एक टर्म। अब ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया? हमने हर्बीवोर पढ़ लिया, कार्निवोर पढ़ लिया, अब ओमनीवोर क्या होगा? ओमनीवोर जो घास भी खा ले, ठीक, जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, तो वो ओमनीवोरस हो गया, जैसे हम हैं। ठीक, तो ये थोड़ा स्टार लगा के लगा लेना, ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में नहीं बैठता है ओमनीवोरस। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने तुम्हें फ्लैजिला बता दिया ना, ये बेसिकली डायनो फ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, डायनो फ्लैजिलेट्स बेसिकली यही है, इन्हीं का थोड़ा छोटा वर्जन होता है, उसको डायनो फ्लैजिलेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा पढ़ाने के लिए? अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सारे ट्रीज़ होते हैं वो सिर्फ प्रोड्यूस ही करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करें, अपना खुद का खाना बनाएं, ठीक, लेकिन वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप करके तुमने सुना होगा, एक प्लांट होता है, वो क्या करता है? इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वहाँ से भी खाना बनाता है, और न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन यहाँ से भी ले लेता है, इंसेक्ट को मार के। मान लो कोई स्टेटमेंट वगैरह आ जाए कि प्लांट्स डिराइव देयर फ्रूट ओनली फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ऑल प्लांट्स लिख दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, और ऑल वाली स्टेटमेंट तो देखो यूजुअली क्या होगा कि मान लो कि कोई ना कोई ऐसा प्लांट तो दुनिया में मिल ही जाएगा जो वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करता होगा, तो ऑल वाले से तो बच के रहा करो। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्या बचा है। तो देखो डायग्राम वगैरह मैंने बता ही दिया, इंसेक्टिवोरस भी मैंने बता ही दिया है। इंसेक्टिवोरस का मतलब हो गया जो इंसेक्ट को वगैरह खाए उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। तो देखो अब हमारा प्रोड्यूसर्स हो गए और कंज्यूमर हो गया, अब बचा क्या है हमारा? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स पे आ जाते हैं। अब देखो प्रोड्यूसर ने खाना बना लिया, कंज्यूमर ने खाना खा लिया, अब कंज्यूमर की डेथ हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए अब हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको फ्री करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक, मान लो इनका जो वेस्ट है उसको भी कौन रिमूव करेगा? वो हमारे डिकम्पोजर्स करेंगे। तो अब डिकम्पोजर्स के अंदर भी बहुत टर्म होते हैं, वो समझते हैं। अब देखो डिकम्पोजर्स का काम बेसिकली क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो जो हमारा C6H12O6 बना था, ग्लूकोज बेसिकली जो बना था, उसके बाद हमारा प्रोटीन बन गए, तो ये क्या हो गए? थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गए। सिंपल क्या था हमारा? जैसे CO2 था, H2O था। ठीक, अब इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को और सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? ये हमारे करेंगे डिकम्पोजर्स। ठीक, बेसिकली देखो हर चीज़ साइकिल में चलती है, तो जो चीज़ यहाँ बना है वो अब डिस्ट्रॉय होगा और ऐड हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि मतलब इस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक साइकिल बनी रहेगी, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक, तो अब डिकम्पोजर्स देख लेते हैं। उससे पहले समझो कि स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में अंतर क्या होता है। अब देखो स्कैवेंजर का एग्जांपल तुम्हें पता होगा, जैकाल हो गया, जैसे हाइना हो गया। अब क्या होता है? ये हमारा टाइगर है, फेमस टाइगर। अब ये क्या होता है कि इसने किया डियर को हंट। ठीक, अब डियर को किल करके इसने क्या कर दिया? थोड़ा बहुत खाएगा, जब इसका पेट भर जाता है तो छोड़ देता है। वैसे कभी तुमने नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा तो उसमें पता चलता होगा कि तुम्हें कि यार इसने ऐसे छोड़ दिया। तब आते हैं ये हाइनाज और जैकाल, ये आते हैं बचे कुचे को खाने। ठीक है, तो जो बचे कुचे को खाए उसे बोलते हैं स्कैवेंजर। ठीक, अब ये क्या करते हैं? जो चीज़ कॉम्प्लेक्स थी उसको सिंपल फॉर्म में कर दिया। ठीक, लेकिन अभी सिंपलेस्ट नहीं हुआ है, तो जब सिंपलेस्ट में करना होगा ना, सिंपल को भी सिंपलेस्ट में करना होगा, तब हमारे आते हैं डिकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में तुम्हें अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डिकम्पोजर्स में भी क्या होता है? दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डेट्रीटिवोरस और दूसरे होते हैं हमारे सैप्रोट्रॉफ्स। अब डेट्रीटिवोरस में क्या हो गया कि देखो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे स्नेल हो गया हमारा, अर्थवॉर्म हो गया, मिलीपीड हो गया। अब देखो अर्थवॉर्म जैसे होता है, तुम्हें पता होगा कि ये मिट्टी में चलते हैं तो क्या होता है, ये एक्सक्रीट भी करते रहते हैं पीछे पीछे से। ठीक है, जो खाते हैं वो एक्सक्रीट करते जाते हैं। ये मैंने ऐसे बता दिया। अब देखो सैप्रोट्रॉप्स और डेट्रीटिवोरस में डिफरेंस देखते हैं। अब टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जो डेट्रीटिवोरस होते हैं इनके पास खुद का एक इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक,
और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं इनका एग्जांपल हो गया हमारे पास फंगाई, बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गए। ठीक, अब देखो तुमने ये चीज़ सुनी होगी कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए छोटे, इतने छोटे हैं, इनके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो इनके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, बट ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी से, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगे जिससे क्या होता है, जो भी चीज़ रहती है वो डिकम्पोज होने लगती है। मतलब डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ, डिकम्पोज का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हो गया डिकम्पोजिशन। तो ये क्या करते हैं, कुछ जूसेस रिलीज़ करते हैं जिससे वो डिकम्पोज होने लगे। तो इनके पास खुद का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक, और जब वो डिकम्पोज होने लगेगा तो उससे कुछ न्यूट्रिशन निकलेगा, वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब टेक्निकल डिफरेंस क्या हो गया कि ये जो हैं, अभी तक मैंने पहले बताया था कि स्कैवेंजर क्या करते हैं, कि स्कैवेंजर ने थोड़ा सिंपल किया। ठीक, अब हमारे आगे डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर में मैंने दो बता दिया, एक हो गया सेप्रोट्रॉफिक और दूसरा हो गया हमारा डेट्रिटिवोरस। तो ये क्या करेगा, जो सिंपल था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तभी भी सबसे ज़्यादा सिंपल में नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद हमारा काम करते हैं सेप्रोट्रॉफिक, वो बिल्कुल सिंपल में लेके जाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लो अर्थवॉर्म है, अब अर्थवॉर्म से छोटा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, अब उस इनसे बड़ा क्या है, जैकॉल है। तो देखो जैकॉल ने खाया तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर थोड़ा नहीं खा पाएगा, थोड़ा तो कुछ बच गया ना। तो उसको कौन खाया, अर्थवॉर्म ने खाया, जो कि छोटा है इससे। तो अब देखो ये इसने भी खाया तो थोड़ा बहुत बच गया। अब बैक्टीरिया खाएगा कि किसी चीज़ को, जो बैक्टीरिया बहुत छोटा है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो क्या करेगा, बिल्कुल डिकम्पोज कर देगा, छोटा छोटा फॉर्म में कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, अब चलते हैं। अब बस क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिकली एबायोटिक बन जाएगा। समझ लो कि जो बायोटिक बनाया था हमने शुरू में, C6H12O6, वो इतना फ्लो करके आया, आखिरी में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो जाएंगे जो हमारे सेप्रोट्रॉपिक थे। या करते हैं, इतना डाइजेस्ट कर देते हैं ना कि उसमें से छोटे छोटे एलिमेंटल फॉर्म में चीज़ें निकलने लगेंगी, जैसे कार्बन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक, तो इन्होंने क्या कर दिया, एबायोटिक में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। तो देखो साइकिल बन गई ना, पहले सनलाइट थी हमारी और CO2 था, H2O था, ये सब मिला था, एबायोटिक फैक्टर्स मिले थे, एक बायोटिक चीज़ में मिले थे, उनका इंटरेक्शन हुआ था, फिर से ये क्या हुए, एबायोटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक, हाँ, अब स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा तुम्हें ऑर्डर याद रखना है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आएगा ज़रूर। अब देखो, सबसे पहले तो कोई चीज़ अगर बड़ी है तो उसको क्या करोगे, छोटा करोगे। तो पहला स्टेप जो आएगा वो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा, लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या हो गया, लीचिंग तुम ज्योग्राफी में पढ़ाई होगी कि बेसिकली क्या होगा, जैसे वाटर है, अब मान लो कोई चीज़ फ्रेगमेंट हुई, टूटी, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकली, अगर उसे पानी से मिला दोगे तो वो ऐसे ही डिजॉल्व हो जाती हैं। तो जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स लीच होकर निकल गए वो आ गया हमारे लीचिंग वाले पार्ट में। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, कैटाबॉलिज्म। अब देखो तुमने सुना ही होगा टर्म एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, बेसिकली जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, हमिफिकेशन, कि मान लो हमने डाइजेस्ट किया कोई चीज़ को, अब उसमें से कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट निकला। ठीक, अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं हमस। ठीक, तो बेसिकली क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बना हमारा वो हमस बना, तो हमने क्या बोल दिया, उसको हमिफिकेशन बोल दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि हमस क्या होता है, तो इतना याद रखना, डेड एंड डिकेइंग, मतलब मर चुका है और डिके हो रहा है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, ये याद रखना है, ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं हमें हमस। ठीक है, ये ज्योग्राफी में भी आएगा। अब हमस से भी थोड़े क्या होंगे, मिनरल्स निकलेंगे, तो क्या हो गया, मिनरलाइजेशन। तो याद रखना ऑर्डर कि पहले फ्रेगमेंट होगा, छोटा हुआ, पानी में कुछ चीज़ें डिजॉल्व हो गई तो लीचिंग हो गया, फिर क्या हुआ, हमने डाइजेस्ट करने की कोशिश की तो कैटाबॉलिज्म हो गया, फिर थोड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकले उसको बोला हमिफिकेशन, और बाद में जो मिनरल थे वो निकल गया। ठीक, तो मिनरलाइजेशन हो गया। अब देखो कुछ और टर्म्स भी समझना ज़रूरी है, जैसे कि इकोटोन, इकोटोन या फिर एज इफेक्ट। अब देखो इकोटोन होता क्या है, अब जैसे मान लो दो इकोसिस्टम है, मान लो ये हमारा है फॉरेस्ट, ढेर सारे फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, और इधर बिल्कुल डेजर्ट है, बंजर।
तो तुम्हें पता ही होगा कि इनके बीच में जो ट्रांजिशन वाला जो इकोसिस्टम होता है, अब तुम्हें ये तो देखा नहीं होगा कहीं कि यहाँ बहुत ढेर सारे घने पेड़ मिल रहे हैं और फिर अचानक से क्या होता है कि डेजर्ट आ गया। ऐसा तो नहीं होगा ना, बीच में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं ना, तो बीच में क्या होगा, ग्रासेस वगैरह होती हैं, तो ग्रासलैंड होता है बीच में इकोसिस्टम। ठीक, तो जो दो इकोसिस्टम के बीच का जो इकोसिस्टम होता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, उसको बोलते हैं हम इकोटोन। ठीक, तो जैसे इस केस में क्या हुआ, ग्रासलैंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इकोटोन हो गया। ठीक, अब देखो, अब कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी इस वाले इकोसिस्टम में। ठीक, अब कुछ स्पीशीज़ यहाँ मिलती होंगी, लेकिन इनके बॉर्डर वाले एरियाज़ में देखोगे तुम, क्या होगा, मान लो इधर आ रही हैं कुछ स्पीशीज़, अब इधर से भी कुछ स्पीशीज़ आ रही हैं, तो यूजुअली ये देखा जाता है कि जो इकोटोन वाला जो जोन होता है, यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, और यहाँ पे स्पीशीज़ का बहुत रिचनेस होता है। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की पॉपुलेशन मिलती है इस एरिया में। ठीक है, और हाई बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, मान लो कि ज़्यादा स्पीशीज़ मिल रही हैं, वहाँ पे जो भी हमें फ्लोरा फ्लाउना मिल रहा है वो क्या है, काफ़ी डाइवर्स है, तो क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी हाई हो गई। ठीक, और हो सकता है जैसे मान लो इधर डेजर्ट है और इधर हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और बीच में ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे बहुत शार्प ट्रांजिशन दिखे, मतलब अचानक से तुम्हें ऐसा लगेगा कि फॉरेस्ट खत्म हुए और ग्रासलैंड शुरू हो गए। तो ये भी एक फीचर होता है कि शार्प ट्रांजिशन तुम्हें दिख सकता है यहाँ पे। ठीक, अब यूजुअली होता क्या है कि मैंने जो चीज़ बताई ना अभी तुम्हें कि कुछ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो होती है यहाँ पे, वो इनके सराउंडिंग इकोसिस्टम से ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी कुछ स्पीशीज़ की क्या हो सकती है कि ज़्यादा हो सकती है, और उनका नंबर भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कुछ स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मिल रही है और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा मिल रही है, उसको हम बोलते हैं एज स्पीशीज़। ठीक, और जिस वजह से ये सब चीज़ें मिल रही हैं उसको हम बोल देते हैं एज इफेक्ट। बेसिकली जो ट्रांजिशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोल देते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट की वजह से यहाँ कुछ स्पीशीज़ मिलती हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, तो देखो, तो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि देखो 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट लग रहा है, और क्या होगा कि स्पेस बहुत कम है, स्टोरेज बहुत कम है आईपैड में, तो मान लो अगर स्टोरेज ख़त्म हो गई तो मैं बोलता रहूँगा, वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ऑल्सो मैंने तुम्हें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तुम खुद भी उसे रीड कर सकते हो, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं PDF को पहले पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले मैं समझाऊँगा सब चीज़, उसके बाद PDF पढ़ाऊँगा। तो तुम 2 तरीके से कर सकते हो कि या तो तुम जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वहाँ से तुम चैप्टर पढ़ लो खुद से, और जब मैं पढ़ाऊँगा तब रिवाइज़ कर लेना, या फिर जब मैं पढ़ाऊँ उसके बाद पढ़ना। तो जब मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू एंड डू लीव योर फीडबैक।